ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत कॉमन एंड प्रिवलेंट है, पर्टिकुलरली इन आवर सोसाइटी। जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सोजिश का आ जाना, जोड़ों से आवाज़ों का आना, ये वो अलामात हैं जो कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जिसके साथ प्रेजेंट करते हैं। नी इज़ द लार्जेस्ट वेट बेरिंग जॉइंट इन आवर बॉडी। अगर किसी शख्स का वजन 80 किलो है, अगर उसे बैठ के उठना पड़े तो उसका वजन वो 3 गुना घुटनों पर उसका असर आता है। देयर इज़ नो सच थिंग कि जो उस प्रोसेस को रिवर्स कर सके। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग फ़ोन पे बहुत ज़्यादा या लैपटॉप को झुक कर इस्तेमाल करते हैं एंड दे कीप ऑन डूइंग फॉर आवर्स। इसे हम कहते हैं टेक नेक या टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, एक हफ्ते में से 150 मिनट अपने लिए निकाल के एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाएं। लो बैक केक के इशूज़ हैं, ये यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा है। जिम में जाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए उन्हें प्रॉपर पोस्चर का ख्याल रखें तो इन इंजरीज से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं डॉक्टर खाकान बंदेशा और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नुमान रज़ा जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। 20 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और आजकल वो इकरा हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। आज उनसे हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और पाकिस्तान में बहुत ही प्रेवलेंट इशू बैक पेन, उसके हवाले से हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, आज हम बात करेंगे थोड़ी ऑर्थोपेडिक के बारे में। सबसे पहले तो लोगों को ये बता देंगे ऑर्थोपेडिक्स जो है वो जो ब्रांच है वो किसके साथ डील करती है? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे ऑन योर शो। ऑर्थोपेडिक्स बेसिकली आम लोगों के लिए समझाने के लिए ये हमारी हड्डी, हमारे जोड़ों और हमारे जो मसल्स हैं उनके मुतल्लिक है। इट्स ऑल अबाउट आवर मोबिलिटी। दिस इज़ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जिसकी वजह से हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और वी आर फंक्शनल, तो हमने जिसकी वजह से हम अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से कर पाते हैं। तो ये ऑर्थोपेडिक्स जो हमारी डेली लाइफ में जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर पाते हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारे लिगामेंट्स हैं, हमारी जॉइंट्स हैं, हमारी बोन्स हैं, ये सब ऑर्थोपेडिक्स की ब्रांच में आती हैं। और पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइन के इश्यूज़ हैं, तो ये सब ऑर्थोपेडिक्स की फील्ड के अंदर, उसकी अम्ब्रेला के अंदर ये आते हैं। बिल्कुल ठीक, यानी कि हड्डियों के, जोड़ों के और पट्ठों के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं और ये एक स्पेशलिटी है जो कि MBBS के बाद परसू की जाती है। जी जी सर, अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा हमें देखने में क्या आती है डिजीज़ ऐसी जो आपने बहुत देखी हो क्लिनिक में आपके पास आती है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो क्रोनिक कंडीशंस आती हैं जिनमें जॉइंट पेन्स हैं, पर्टिकुलरली जो एल्डरली या मिडिल एज के लोग हैं उनमें जॉइंट पेन्स कॉमन हैं जिनको हम आर्थराइटिस भी कहते हैं। और टू बी मोर स्पेसिफिक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो भी वेट बेरिंग जॉइंट जिसमें सबसे ज़्यादा नी और हिप के ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन इश्यूज़ हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स एल्डरली और मिडिल एज वो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। ठीक, और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर पेशेंट्स। राइट, यानी आर्थराइटिस के बहुत पेशेंट्स आते हैं और आर्थराइटिस एक अम्ब्रेला टर्म है जिसकी टाइप्स हैं मज़ीद। जी, आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ की इन्फ्लेमेशन हो जाना या जोड़ की ख़राबी हो जाना। इसकी कई वजूहात हैं जिसमें एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसे हम कहते हैं डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़, जो कि एज की वजह से जोड़ में वियर एंड टियर की वजह से आर्थराइटिस हो जाता है, जिसे हम एजिंग की वजह से भी आर्थराइटिस कहते हैं। दूसरी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जैसे आपने गैंठिया का नाम सुना होगा, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, उसकी वजह से भी जॉइंट ख़राब हो जाता है, वो भी आर्थराइटिस होता है। बिल्कुल। गाउट एक बीमारी है, उसकी वजह से भी होता है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, उसकी वजह से भी जॉइंट की झिल्ली ख़राब हो जाती है और वो भी जॉइंट को अफेक्ट करती है। तो ये आर्थराइटिस इज़ अ ब्रॉडर टर्म। उसके अंदर जो आता है उसके अंदर सब क्लासिफिकेशंस हैं, तो सब टाइप्स हैं, जिसके अंदर सबसे कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि एल्डरली पॉपुलेशन में ज़्यादा है। राइट सर, अगर हम आम आवाम के लिए थोड़ी बात करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली जॉइंट को होता क्या है? पैथोलॉजी अगर आप थोड़ी बता सकें। जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे नाम से ज़ाहिर है, इसे हम डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ या एजिंग की वजह से एक जोड़ जैसे घिस जाता है। बोन के एंड्स पे जोड़ों में एक नरम हड्डी अल्लाह ताला ने बनाई होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, जो एक शाइनी नरम हड्डी होती है एंड इट इज़ रफ लेस देन 1 सेंटीमीटर थिक होती है। इट हैज़ स्पेशल फंक्शन। तो वो इतनी नरम हड्डी अल्लाह ताला ने बनाई इसलिए कि वो वेट ट्रांसमिशन में, लोड एब्जॉर्प्शन में और जॉइंट की स्मूथ मूवमेंट में हेल्प आउट करती है। तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उस कार्टिलेज में वियर एंड टियर की वजह से, घिसने की वजह से जॉइंट में ख़राबी आ जाती है।
जिसकी वजह से कार्टिलेज लॉस होना शुरू हो जाती है और हमारे जॉइंट में जो खला जिसको हम कहते हैं जॉइंट स्पेस कम हो जाती है, हड्डी के कोने बढ़ जाते हैं और हड्डी रिएक्ट करती है जिसे हम बोन रिमॉडलिंग कहते हैं, जिसकी वजह से हड्डी की हैयत तब्दील हो जाती है जिसे सबकॉन्डल स्क्लेरोसिस कहते हैं और एडवांस स्टेजेस पे हड्डी की शक्ल भी बदल जाती है। अगर आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों के घुटने एडवांस स्टेजेस पे टेढ़े हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटने अंदर की तरफ टर्न हो जाते हैं जिनसे हम जीनोवेरम कहते हैं, और जो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें घुटने बाहर की तरफ निकल जाते हैं जिसे हम जीनोवेल्गस कहते हैं। तो ये एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें ऐसे ही है जैसे कोई गाड़ी का टायर है और वो एक चल रहा है, वियर एंड टियर उसके अंदर हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसकी यूजेज है, किस जगह पे है। अब वो वियर एंड टियर ये कॉमनली होता है वेट बेरिंग जॉइंट्स में। नी इज़ द लार्जेस्ट वेट बेरिंग जॉइंट इन आवर बॉडी। जब भी हम भागते हैं, दौड़ते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, इट हैज़ टू वर्क 3 to 4 times आवर बॉडी वेट। अगर किसी शख्स का वज़न 80 किलो है, अगर उसे बैठ के उठना पड़े तो उसका वज़न वो 3 गुना घुटनों पे उसका असर आता है उस मूवमेंट के लिए। अगर हम भागते हैं, जंप करते हैं या दौड़ते हैं तो जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस जो जोड़ के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उस इंक्रीज स्ट्रेस की वजह से जो नरम स्ट्रक्चर है, अगर वो रेपिटेटिव लोड हो, डेली हम वो एक्टिविटी कर रहे हों और कार्टिलेज को हील करने का, रिकवर करने का, रिपेयर करने का टाइम ना मिले तो आर्थराइटिस का प्रोसेस इन्हांस हो जाता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ फुल ब्लोन डिजीज़ जो कि एक कम्प्लेक्स है और फिर ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहता है। सर, जैसे आपने बताया तो इसे सुनने में ऐसा लगता है कि हम सभी इस्तेमाल करते हैं, हम सब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो कुछ ख़ास रिस्क फैक्टर्स ऐसे ज़रूर होंगे जो ज़्यादा एक्सपोज करते हैं कुछ लोगों को कि उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बिल्ड हो जाए या डेवलप हो जाए लेटर एज में जाके, और कुछ होगा जो प्रोटेक्ट करता होगा। या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पर्टिकुलरली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, इसकी काज अभी तक पता नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर्स जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है फैमिली हिस्ट्री कि हमारी जेनेटिक्स में, जीन्स में, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वेट, ओबेसिटी। आपको पता है आजकल के लाइफस्टाइल से और डाइट से और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से वज़न बढ़ जाता है और वो सारा वज़न हमारे वेट बेरिंग जॉइंट घुटने के ऊपर आता है। तो इन और लैक ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, पीक बोन मैस का ना होना और हार्ड सरफेस पे एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करना। अगर हम जिम में भी जाते हैं, अक्सर लोग, हमें अवेयरनेस नहीं होती है, हम सारा दिन जिम करते रहते हैं, हम ट्रेडमिल पे भागते रहते हैं, हम अपने घुटने को, मसल्स को रेस्ट नहीं देते, और या हम एक्सेसिव यूजेज जैसे स्टेयर्स है, दिन में बहुत ज़्यादा उतरना चढ़ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई होके कार्टिलेज को अफेक्ट करते हैं। कार्टिलेज जैसे हमने बताया बहुत ही नरम स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वाटर होता है, जिसके अंदर उसकी कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जिसे हम एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके अंदर ये प्रोटीओग्लाइकेन्स, माइनोग्लाइकेन्स एंड देयर आर अदर थिंग्स जो कि वहाँ मौजूद होती हैं जो कि हमारे सबकॉन्डल बोन को सपोर्ट करती हैं। तो वो वियर एंड टियर की वजह से उसमें जो तब्दीली आती है ना, कार्टिलेज एक ऐसा स्ट्रक्चर है, उसमें ना नर्व्स होती हैं ना ब्लड वेसल्स होती हैं, उसका सारे खुराक जो है हमारे जॉइंट के फ्लूइड से जाती है। अच्छा। और वो वंस कार्टिलेज लॉस होना शुरू हो जाए तो वो रिकवर भी नहीं करती। और अगर हम रीजनरेट नहीं, डजंट हैव रीजनरेट पोटेंशियल, अगर वो रीजनरेट करे तो हमारी जो जोड़ों में जो कार्टिलेज होती है उसको हम कहते हैं हाइलैंड कार्टिलेज। अगर वो रिकवर भी करे या हम आजकल किसी तरीके से उसको बनाने की भी कोशिश करें तो फाइब्रो कार्टिलेज बनती है जो एक्चुअल हाइलैंड कार्टिलेज की तरह नहीं होती, लेकिन उसके मिलती जुलती होती है और उसका थोड़ा बहुत फंक्शन परफॉर्म करती है। सर, अगर हम इसकी बात करें तो कौन सी ऐसी एज है और इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि उस एज में हमें उस सिम्टम्स को देखना चाहिए कि हमें कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं डेवलप हो रहा? ऑस्टियोआर्थराइटिस की एज मिडिल एज एंड एल्डरली पॉपुलेशन में ये ज़्यादा होता है, बट एवरीबॉडी हैज़ अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। और हम ये नहीं कह सकते, एक फास्ट बॉलर है, जैसे ही हैज़ टू रन एंड व्हेन ही हैज़ टू स्टॉप देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेसेस दैट आर अफेक्टिंग हिज नी। तो एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंट रीजंस। लेकिन सबसे ज़्यादा ये एल्डरली पॉपुलेशन में होता है। तो उसकी अलामात में सबसे अहम अलामात हैं कि घुटने में एक्टिविटी के दौरान या रेस्ट के बाद जोड़ों में दर्द होना, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए या चेयर से उठ के बैठते हुए दर्द का महसूस होना, जोड़ों में सोजिश का आ जाना,
जोड़ों से आवाज़ों का आना, ये वो अलामात हैं जो कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जिसके साथ प्रेजेंट करते हैं और जिनको अक्सर लोग अब इग्नोर करते हैं। तो अगर ये आपको अलामात हों तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि अर्ली स्टेजेस पे ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट किया जा सके। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो क्या इसका ट्रीटमेंट मौजूद है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ जॉइंट की ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि आपने कम मूवमेंट करनी है और कुछ होती है जिसमें ज़्यादा करनी है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन सी है इसमें से? अच्छा जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत कॉमन एंड प्रेवलेंट है, पर्टिकुलरली इन आवर सोसाइटी, और वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये एजिंग के साथ प्रोसेस है, यूजेज के साथ है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। हम इस बीमारी को अर्ली डायग्नोसिस से जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं, इसके डिजेनरेशन को जो तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, उनको हम कम कर सकते हैं, उनको हम बेहतर कर सकते हैं और डिजेनरेशन के प्रोसेस को डिले किया जा सकता है, घुटने की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। रोका नहीं जा सकता। रोका नहीं जा सकता। कोई भी ऐसी दवा भी नहीं जो कि हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स कर दे, नॉर्मल कार्टिलेज की तरफ ले जाए। जो आपका सवाल है कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्टिविटी से मना नहीं करते, हम इनकरेज करते हैं कि एक्टिविटी आपने करनी है, लेकिन हम ये ज़रूर बताते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आपने नहीं करनी और कौन सी आपकी जॉइंट्स के लिए और बोन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्टिविटी अहम है वो है लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस। लो इम्पैक्ट वो कहते हैं जिसमें ग्रेविटी का अमल दखल कम हो या एक्टिविटी एक्सरसाइज करते हुए एक टांग ज़मीन पर हो, जैसे स्टेशनरी साइकिलिंग है, जैसे स्विमिंग बहुत अच्छी है। तो अगर आप ग्रेविटी के इफेक्ट को एक्सक्लूड कर दें, ब्रिस्क वॉकिंग बहुत अच्छी है, कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत अफेक्टिव होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अगर क्योंकि मसल्स स्ट्रॉन्ग हों तो वो नी के ऊपर ऑस्टियोआर्थराइटिस के इफेक्ट को कम कर देते हैं और चलने फिरने में और क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। सर, अगर इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलें तो इसमें क्या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी हमारे पास मौजूद है? अगर सादा अल्फाज में कहें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब है कि मेडिसिन जिसमें इन्वॉल्व नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऐसी हैं या बेसिकली मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या ऐसी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं जो इसके लिए ऑफ़र की जाती हैं डॉक्टर्स के मुताबिक, और कौन सी ऐसी अदर ट्रीटमेंट्स हैं मेडिकल या सर्जिकल जो अवेलेबल है फिलहाल? सबसे पहले तो इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किस स्टेज पे है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसमें सबसे पहली अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, जो एक्सरे पर भी नहीं आता। पेशेंट को ओकेजनली पेन होती है या मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है या कड़ाव हो जाता है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या चेयर से उठते हुए उसको डिफ़िकल्टी महसूस होती है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और मोस्टली पेशेंट डोंट प्रेजेंट एट स्टेज 1। फिर स्टेज 2 आती है जिसमें अर्ली चेंजेस जो हमें एक्सरे पे नज़र आती हैं, जिसमें माइल्ड सी जॉइंट स्पेस नैरोइंग हो जाती है, और फिर उसके बाद स्टेजेस आ जाती हैं जिसमें जॉइंट स्पेस नैरोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, घुटने की खिलाफ काफ़ी कम हो जाती है, हड्डी की नोकें भी निकल आती हैं बोन रिमॉडलिंग की वजह से, और फिर एक लास्ट स्टेज हो जाती है जिसमें डिफॉर्मिटी भी आ जाती है। जॉइंट स्पेस इतनी कम हो जाती है कि जो वेट बेरिंग एक्सिस है जो हमारे सेंटर से गुजरता है, पर्टिकुलरली अगर हम नी की बात करें तो नी वेट बेरिंग जॉइंट है, तो जो हमारा वेट बेरिंग एक एक्सिस होता है ना, वो हमारे हिप से, नी से और एंकल के दरमियान से गुजरता है। अब वो वेट बेरिंग एक्सिस शिफ्ट हो जाता है जब नी की डिफॉर्मिटी होती है। नी को हम 3 कमरों वाला जोड़ भी कहते हैं या ट्राई कंपार्टमेंटल जॉइंट, जिसके अंदर एक जिस कंपार्टमेंट या जिस कमरे में ज़्यादा वज़न आएगा उस तरफ डिफॉर्मिटी बढ़ जाएगी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में यही होता है कि जब नी अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जिसे हम जीनोवेरम भी कहते हैं, तो उस कंपार्टमेंट में, या उसे मीडियल कंपार्टमेंट भी कहते हैं, उस कंपार्टमेंट का आर्थराइटिस ज़्यादा हो जाता है। अब आपने जो ट्रीटमेंट की बात की, तो जिस स्टेज पे पेशेंट प्रेजेंट करता है ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली होती हैं। तो इसकी जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में मेडिसिन उसका पार्ट है, लेकिन हम शुरू यहाँ से नहीं करते। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को अंडरस्टैंड करना, उसको समझाना कि आपके साथ क्या मसला है, क्यों हो गया है और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, ये सबसे अहम है। बिकॉज अंडरस्टैंड करने की वजह से चीज़ें बहुत हद तक काबू की जा सकती हैं, और उसमें सबसे पहले हम पेशेंट से कहते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वज़न में कमी, उसके बाद फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस,
बोथ मूवमेंट के लिए और जो मसल्स हैं अराउंड नी एंड हिप उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ये बहुत ज़रूरी हैं और इससे काफ़ी हद तक इसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हम कहते हैं आइस पैक्स का इस्तेमाल करवाते हैं, हॉट पैक्स का इस्तेमाल करवाते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ दैट आर अवेलेबल। इसके अंदर फिर हम नेक्स्ट स्टेज होती है मेडिकेशन, जो सिंपल मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं जैसे पैरासीटामोल, पैनाडोल। उससे बेहतर ना हो तो फिर एनासिड्स, जिसके अंदर कॉमन जो भी अवेलेबल होती हैं, ब्रूफिन से शुरू करके डिक्लोरान, और फिर जो सारे ग्रुप में मेडिसिन आ जाती हैं जो पेशेंट के लिए सेफ़ होती हैं। और उससे भी दर्द बेहतर ना हो तो फिर हम एस्केलेट करते हैं। एक स्टेप लैडर पैटर्न होता है WHO का। पेन को एनाल्जीज को कंट्रोल करने के लिए एनाल्जेसिक्स देते हैं, उसके बाद हम फिर ट्रेमाडोल देते हैं। और ये सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं जो कि कंजर्वेटिव में आ जाती हैं। राइट। उसमें हम पेशेंट से ये भी कहते हैं कि जी नमाज आप कुर्सी पे पढ़ लें, स्टेयर्स का कम इस्तेमाल करें, ज़मीन पे आलती पालती मार के ना बैठें, एक्टिविटी को बेहतर करें। तो ये सारी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो जाती हैं और इनमें पेशेंट्स जो भी पेशेंट प्रेजेंट करता है इनको एग्जॉस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। स्ट्रेट अवे किसी और मॉडलिटी पे जाना सही नहीं है। जब भी पेशेंट आए ऑलवेज किसी भी स्टेज में आए तो उसको इसी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मैयर से ट्रीट करना चाहिए। और कोई भी इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है तो पेशेंट शुड अर्न दैट। आपने नहीं उसको गाइड करना कि जी आप ये कर लें, आप डायरेक्ट स्टेज 3 पे चले जाएं, स्टेज या आप किसी और ट्रीटमेंट ऑप्शन पे चले जाएं। लेट हिम डिसाइड फॉर हिमसेल्फ व्हाट डज ही वांट विद हिमसेल्फ, कि उसकी स्टेज क्या है, उसकी ज़रूरियात क्या है। अगर दर्द 24 घंटे रहे, दवा से भी ठीक ना हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी मुतासिर हो, ना वो अपने काम कर सकता हो, उठने बैठने में मुश्किल हो, वॉशरूम जाने में मुश्किल हो, नमाज अदा करने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल आए, तो फिर हमें एस्केलेट करना चाहिए, फिर हमें सेकंड ऑप्शन पर जाना चाहिए। अब जो सेकंड ऑप्शन की बात आ गई उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि कुदरती जोड़ पेशेंट का बच जाए और हम उसी से वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो कोशिश यही होती है नी जॉइंट को सेव करने के लिए। अब डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं जिसके अंदर अब लेटेस्ट आ रहा है जी के ल्यूकोसाइड डिप्लीटेड PRP थेरेपी। अब उसमें क्या होता है कि अर्ली स्टेज 1 और 2 पे उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसका ये होता है कि हम पेशेंट का खून लेते हैं, उसमें से एक स्पेशल किट मेथड होता है जिससे हम उसको उसके अंदर से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को सेपरेट कर लेते हैं और पेशेंट के नी में इंजेक्ट करते हैं। इसके 3 सेशंस होते हैं आफ्टर 3 वीक्स अपार्ट। उससे क्या होता है कि उससे घुटने की इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, सोजिश कम हो जाती है, दर्द बेहतर हो जाता है। और जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ग्रोथ फैक्टर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रखे होते हैं, जो कि आपने नाम सुना होगा। प्लेटलेट्स को हम स्किन और हेयर कंडीशंस में भी इस्तेमाल करते हैं और क्रोनिक टेंडिनोपैथीज में भी, जैसे PRP जी, इसमें बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशन आया हुआ है। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो प्लेटलेट में जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो कार्टिलेज को हील नहीं करते। देयर इज़ नो सच थिंग कि जो उस प्रोसेस को रिवर्स कर सके। पेन स्वेलिंग तो कम हो जाती है और अगर इफेक्टिवली अर्ली स्टेज पे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की 3 सेशंस की हों तो 6 to 12 मंथ्स की मॉडरेट लेवल एविडेंस है दुनिया में। इवन अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स तो वो ये रिकमेंड नहीं करते, लेकिन उसकी एविडेंस है कि वो इतने अरसे तक, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक दर्द को बेहतर या कमी उसमें लाई जा सकती है। ठीक है जी। फिर सेकंड ऑप्शन आ जाती है, आजकल हमारे पास विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शंस होते हैं जो कि लोग आम जुबान में जोड़ की ग्रीस भी कहते हैं या गूदे का इंजेक्शन भी कहते हैं। तो वो बेसिकली हाइलोरानिक एसिड एक चीज़ होती है कि हमारे नी जॉइंट में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर एक साइनोवियल फ्लूइड या लुब्रिकेशन रखी होती है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारी फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए, कार्टिलेज की हेल्थ के लिए, और वो शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करता है। तो वो उसकी जो नॉर्मल नेचुरल प्रोडक्शन होती है, हमारे जोड़ में एक झिल्ली होती है उसे हम कहते हैं साइनोवियम, वो उसकी नॉर्मल हमारे जोड़ों में जो उसकी मिकदार होती है उसको मेंटेन रखता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, इस वियर एंड टियर की वजह से उसकी मिकदार भी कम हो जाती है, कार्टिलेज की सपोर्ट भी चली जाती है। तो हम उसको पूरा करने के लिए आजकल जो सबसे ज़्यादा रिसर्च चीज़ है वो है हाइलुरोनिक एसिड। तो उसको हम इसको सप्लीमेंट भी कहते हैं। उसके इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं और उनके मोलेकुलर वेट के हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ होती है।
तो उनके इंजेक्शंस को नी में हम लगाते हैं। उसकी भी लेवल ऑफ एविडेंस दुनिया में बहुत अच्छी नहीं है। वो किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो घुटने की दर्द को बेहतर कर सकता है, लेकिन नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस को वो बेहतर या रिवर्स नहीं कर सकता। उस एजिंग के या डिजेनरेटिव के प्रोसेस को वो नहीं रोक सकता। अगर कोई भी पेशेंट ये लगवाना चाहता है या आप रिकमेंड करते हैं तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये आपको कुछ अरसे के लिए तो रिलीफ दे सकता है, लेकिन ये आपके मसले को हल नहीं कर सकता, बिकॉज दे कॉस्ट लॉट ऑफ फॉर्चून। तो पेशेंट्स के साथ क्लियर होना और ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये दर्द तो बेहतर कर सकता है, सूजिश तो कुछ अरसे के लिए बेहतर कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसकी रिकमेंडेशंस इंटरनेशनली ना NHS में ना अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन इसको रिकमेंड करती है। थर्ड ऑप्शन आ जाती है इंजेक्शंस पे, जो कि मोस्ट कॉमन है, जो कि दुनिया में रिकमेंडेड है, और लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए है। वो है कॉर्टिकोस्टीरॉइड या स्टीरॉइड के इंजेक्शन या कॉर्टिसोन के इंजेक्शंस। अगर आपके घुटने में दर्द ठीक ना हो, आपने जैसे आजकल लोग हज पे जा रहे हैं, हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब मैं हज पे जा रहा हूँ, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मैं कैसे हज को बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकूं। फिर हम उनके साथ डिस्कस करते हैं, फिर हम उनके घुटनों में स्टीरॉइड या कॉर्टिसोन का इंजेक्शन लगाते हैं। अब स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाने से घुटनों में क्या होता है कि सोजिश और इन्फ्लेमेशन और पेन बेहतर हो जाती है, लेकिन वो होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब स्टीरॉइड को हम बाकी जगहों पे भी यूज़ करते हैं पेन को कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए। जब वो उनको मॉड्यूलेट करता है ना, तो हम इसी तरह इसकी बात करते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे रखे हों, अगर हम उनको फिर अगर दर्द ना हो ना, तो हम अपने नी की जो लाइफ है, अगर फॉर एग्जांपल 1 ईयर लाइफ रह गई है नी की, तो अगर हमें दर्द नहीं होगी तो वी विल डू मोर एक्टिव, बिल्कुल वी विल लिव मोर एक्टिव लाइफ। तो हम यूजेज ज़्यादा हो जाएगा, उठना बैठना, फिर वियर एंड टियर बढ़ जाएगा और हमारे नी में महसूस भी नहीं होगा, बिकॉज पेन तो वहाँ हो नहीं रहा। तो स्टीरॉइड का ये नुकसान होता है कि अगर हमने एक दफ़ा लगा दिया तो जब सेकंड टाइम लगाएंगे तो उतना रिलीफ नहीं मिलेगा जो पहली दफ़ा रिलीफ मिला था। तो ये NHS भी इसको रिकमेंड करता है और अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी इसको रिकमेंड करती हैं, लेकिन इट्स अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स नहीं करता, तो ये भी इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए लगाते हैं। अब आ जाते हैं फाइनल हल की तरफ। ऑस्टियोआर्थराइटिस का हल मौजूद है सारी दुनिया में और इट्स अवेलेबल है आल्सो इन पाकिस्तान। वो है ऑपरेशन की तरफ, जो कि एक लास्ट ऑप्शन होती है हमारी, जो कि हम रिकमेंड नहीं करते। जैसे हमने शुरू में बात की थी, किसी भी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी भी स्टेज पे आ जाता है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और जो भी उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो पेशेंट ने खुद अर्न करनी है। अगर इन चीज़ों से पेशेंट की ज़िंदगी बेहतर ना हो रही हो, हर वक्त दवा खानी पड़े, उठना बैठना चलना फिरना क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर हो, फिर हम जाते हैं, फिर पेशेंट को हम ऑफ़र करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कई किस्म की हैं। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज पे प्रेजेंट करे तो उसको करेक्ट करने के लिए कुछ जो हमने बात की थी वेट बेरिंग एक्सिस की, नी इज़ अ वेट बेरिंग जॉइंट। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, वो वेट बेरिंग एक्सिस ख़राब हो जाता है, अंदर वाला जो कमरा है, कंपार्टमेंट है, उस पर प्रेशर ज़्यादा आने की वजह से वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है, तो जिसे हम मिडिल कंपार्टमेंट भी कहते हैं। अब वो वेट बेरिंग एक्सिस को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ सर्जरीज या ऑपरेशंस होते हैं जो कि जॉइंट को बचाने के लिए होते हैं, जिसमें के अंदर एक ऑप्शन होती है हाई टिपियल ऑस्टियोटमी, कि घुटने की जो नीचे वाली हड्डी जिसे हम टिबिया कहते हैं, उसके ऊपर वाले पोर्शन में अंदर की तरफ हम एक कट लगाते हैं और उसको हम एलिवेट करके जॉइंट लाइन को इक्वलाइज कर लेते हैं। टांग अंदर की तरफ आ जाती है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिसे जीनोवेरम कहते हैं, हम उसको इतना खोलेंगे, इतनी उसमें हड्डी डालेंगे कि वो अलाइन हो जाए। जब अलाइन हो जाएगी तो वेट बेरिंग एक्सिस अंदर और बाहर वाले कमरे पे मीडियल और लैटरल कंपार्टमेंट पे इक्वलाइज हो जाएगा और उसकी वजह से वेट डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट में बराबर हो जाएगी और ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल या डिले किया जा सकता है। एक तो ये ऑप्शन होती है। दूसरी ऑप्शन होती है कि जी अगर सिर्फ एक ही कमरा इन्वॉल्व है, अगर हम जैसे ट्राई कंपार्टमेंटल जॉइंट कह रहे हैं, मिडिल कंपार्टमेंट, लैटरल कंपार्टमेंट, या एक होता है पटेलोफेमरल कंपार्टमेंट या नी कैप वाला जोड़, अगर इनमें से जो भी कंपार्टमेंट ज़्यादा अफेक्टेड है और बाकी ठीक हैं तो उनको भी आइसोलेटेड हम चेंज कर देते हैं। उसे कहते हैं यूनिक कंपार्टमेंटल आर्थोप्लास्टी, या उसी
कंपार्टमेंट का हिस्से को तब्दील करना, और अगर सारे ही कंपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हों, मीडियल, लैटरल और पैटेलोफेमरल, तो फिर उसके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होल वर्ल्ड वाइड उसे कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल नी आर्थोप्लास्टी, या नए जोड़ या नए पुर्जे डालना, जो कि सारी दुनिया में बहुत अरसे से एक सदी से ये ऑपरेशन हो रहा है। ये टोटल नी आर्थोप्लास्टी एक ऐसा दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला तकरीबन ऑपरेशन है, और ये पाकिस्तान में भी एक कामयाबी से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है जी। तो लास्ट यानी हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो, लेकिन लास्ट स्टेज पे बिल्कुल वो जी नी रिप्लेसमेंट है, टोटल नी रिप्लेसमेंट। ठीक है सर, अगर हम थोड़ी सी बात करें, एक बड़ा प्रेवलेंट इशू है आजकल पॉस्चर की वजह से, जो जब हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हमारी नेक बेंड रहती है काफ़ी टाइम तक, और कुछ लोग ख्याल नहीं करते और उनकी स्पाइन में मसला आना शुरू हो जाता है। एक तो ये, दूसरा आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑफिस में काम होता है, कंप्यूटर पे 8-8 घंटे बैठना पड़ता है, उसकी वजह से भी बहुत मसाइल होते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी स्पाइन में पेन होती है। तो इसके बारे में कोई रिकमेंडेशन आप ऐसी करना चाहें, आप अगर स्टैंडर्ड एक पॉस्चर बता सकें कि किस तरह बैठना चाहिए जिससे हम बेहतर हो सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और पर्टिकुलरली जो लोग सोशल मीडिया या आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग फ़ोन पे बहुत ज़्यादा या लैपटॉप को झुक कर इस्तेमाल करते हैं, एंड दे कीप ऑन डूइंग फॉर आवर्स। उसकी वजह से एक प्रॉब्लम गर्दन में हो जाती है, जिससे गर्दन और कंधे के पट्टे ऊपर वाले खींच जाते हैं, सर में दर्द रहना, शोल्डर ब्लेड्स के दरमियान दर्द और चुभन और जलन का महसूस होना, जिसे हम कहते हैं टेक नेक या टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। ये एक बीमारी है जो कि एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है ड्यू टू दिस इज एंटायरली ड्यू टू द पोस्चर। दूसरी कंडीशन हो जाती है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपने बताया है, झुक कर डेस्क वर्क करना, 9 to 5 जॉब। उसमें क्या होता है, अगर हम अपने कंधे आगे उचका कर काम करें या स्लाउच पोस्चर जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से हमारे वर्टिब्री और इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे काफ़ी दबाव आता है और हमारे हिप के फ्लेक्सर मसल्स में स्पैस्म हो जाता है, जिसकी वजह से लो बैक एक के इश्यूज़ और ज़्यादा देर बैठने से नी में दर्द और पैटेलोफेमरल जॉइंट के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब ये सारे पोस्चरल इश्यूज़ को बेहतर किया जा सकता है अगर हम अपना वर्क स्टेशन एनवायरनमेंट बेहतर कर लें, अपनी रूटीन में फ़ोन या लैपटॉप को आंखों के सामने रखें, बिल्कुल हाइट बराबर हो, एक प्रॉपर डिस्टेंस हो, एंड रूल ऑफ 30 भी हम कहते हैं कि आफ्टर एवरी 30 मिनट टेक अ ब्रेक फॉर 30 सेकेंड एंड डू प्रॉपर स्ट्रेचिंग, राइट, एंड यूज़ द कंप्लीट पोस्चर फॉर योर स्पाइन। चेयर आपकी ऐसी हो और उस पर चेयर पे बैक और आर्म सपोर्ट्स होनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो ट्राई करें कि कोई माउस वगैरह हो, ऐसी डिवाइस हो, उससे यूज़ करें। और सबसे अहम कि आपके कोर स्ट्रेंथनिंग जो मसल्स हैं, जो आपकी पेट के, कमर के और हिप के, उनको हम कोर मसल्स कहते हैं, एब्डोमिनल मसल्स, इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते रहें और ताकि आप इन कमर और गर्दन और घुटनों के मसाइल से पोस्चर बेहतर करने की वजह से बच सकते हैं। और ये कॉमन इशू है, प्रेवलेंट है, हर कोई फ़ोन पे, लैपटॉप, और आजकल जो टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन आया है, एंड आई एम सीइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ पेशेंट विद दीज प्रॉब्लम, यंग पीपल। तो उनको चाहिए कि अपने वर्क एनवायरनमेंट बेहतर करें, अपने काम के दौरान प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, और अपनी कोई ऐसी जो चेयर हो जो उनकी बैक को सपोर्ट करे, आर्म को सपोर्ट करे, और कुशन भी आजकल आते हैं। हाँ, कुशन भी यूज़ कर सकते हैं। चेयर बेसिकली, जो चेयर का पोस्चर है, बेसिकली हमारी कमर का एक ख़ास पोस्चर होता है। अल्लाह ताला ने स्पाइन को ना एक कर्व्स में बनाया हुआ है, तो अब उन कर्व्स को, उस कर्वेचर को मेंटेन करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम आगे झुक कर बैठते हैं तो उससे हमारे वर्टिब्री और जो डिस्क हैं उन पे काफ़ी दबाव आ जाता है, तो उसकी वजह से डिस्क डिजीज़ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है अगर ये हम एक काम को काफ़ी अरसे तक करते रहें। इफ़ वी कीप ऑन डूइंग फॉर क्वाइट सम टाइम एंड अगेन करें, तो वो प्रॉब्लम क्रोनिक हो जाती है और फिर वो उसको ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। राइट सर, आज हमने आर्थराइटिस को मेनली डिस्कस किया, साथ ही हमने स्पाइन के इश्यूज़ को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि ये नॉलेज जो है आवाम के लिए बहुत बेहतरी का बाइस बनेगी। और सर, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। आप कुछ
मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे, कोई ऐसी एडवाइस जो आप आज की यूथ को देना चाहें? First of all, I would like to thank you for inviting me and having me on this platform. तो मेरी एडवाइस यही होगी कि एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, वेट को ना बढ़ने दें और प्रॉपर लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, बहुत हैवी नहीं, जिम जाने की ज़रूरत नहीं, एटलीस्ट एक हफ्ते में से 150 मिनट अपने लिए निकाल के एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाएं और अपने पोस्चर को अपने वर्क प्लेस पे बेहतर करें। एंड इट्स अ रियल थिंग। जो टेक्स्ट नेक सिंड्रोम है या लो बैक के इश्यूज़ हैं, ये यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा है। इवन पीपल आर गोइंग टू द जिम, तो वो जिम में जाते हुए एक्सरसाइज करते हुए उन्हें प्रॉपर पोस्चर का ख्याल रखें तो इन इंजरीज से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन।